हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब लोग देखेंगे DLED द्वितीय सेमेस्टर 2022 का प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसे कि आपको मालूम है, इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का, और पूर्णांक की बात करते हैं तो 50 नंबर का पूर्णांक है। सभी प्रश्न यहाँ पे अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट में ध्यान रखना है, इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के बहुविकल्पी लघुत्तरी प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देने हैं, जबकि जो लघुत्तरी प्रश्न है उसके उत्तर आपको 75 शब्दों में लिखने होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जॉन डीवी का, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु का, तीसरा ऑप्शन है एडम्स का और चौथा है सुकरात का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, जिसमें बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम तीनों शामिल होते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़े होंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ने इसको 2 ध्रुवी भी माना है, शिक्षक और विद्यार्थी को, लेकिन जॉन डीवी ने इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सर्वांगीण विकास और चौथा है सांवेगिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है। सर्वांगीण विकास, हमारा जो शिक्षा होना चाहिए उसका वो उद्देश्य होना चाहिए सर्वांगीण विकास, यानी कि इसमें सब कुछ शामिल हो, शारीरिक, मानसिक और विकासात्मक जितने भी पहलू होते हैं सभी का विकास हो, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर थर्ड है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है अरस्तु और चौथा है फ्रोवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है। सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर फोर्थ है कि पूछा जा रहा है कि शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती, क्या बना देती है? चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या लेखन कला। तो जो शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ होती हैं वो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। किस नई युक्ति से? अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसको नई युक्ति से पढ़ाना है। बच्चा नहीं समझ पा रहा, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, गलती बच्चे की नहीं है, गलती टीचर्स की है। टीचर को चाहिए कि नए युक्ति के माध्यम से नए तरीके से पढ़ाए, जिससे उसको तब शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। प्रश्न नंबर 5 है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्लेटो से, दूसरा ऑप्शन है महात्मा बुद्ध से, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर से, चौथा है महात्मा गांधी से। तो बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी जी ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 6 है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 17 फरवरी को, दूसरा है 11 फरवरी को, तीसरा है 22 मार्च को और चौथा है 8 जून को। तो जो मार्च का 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई का जो डेट है वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपसे पृथ्वी दिवस पूछेगा, चाहे आपसे जल दिवस पूछेगा और चाहे आपसे जैव विविधता दिवस पूछेगा। ठीक है, जैव विविधता दिवस तीनों 22 तारीख को ही होती हैं, लेकिन किस महीने में होती है? जल हमारा मार्च में, ये मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में पृथ्वी दिवस और
मई के महीने में देखेंगे तो जैव विविधता दिवस, यानी 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तीनों आपको ये याद कर लेने हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो जैसे कि आपको पता है जो हमारी पृथ्वी क्या है, याद करने के समय अगर नहीं आज याद नहीं होता है, क्योंकि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई में तीनों में अगर कन्फ्यूज़न है तो आपको एक थोड़ा सा आप पृथ्वी के इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य याद करके उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो याद किया है उसको बताता हूँ। जो हमारी पृथ्वी थी पहले क्या थी, आग का गोला थी जो दहकता हुआ था, ऐसा नहीं बताया गया था। करोड़ों साल पहले टकरा करके पृथ्वी अलग हुई थी और इस प्रकार से उस पर आग का दहकता हुआ गोला था। अब गोला था तो क्या हुआ था, कुछ पे सबसे पहले पृथ्वी पे क्या आया था, पानी आया था। पानी के बाद पृथ्वी, जब पानी से वो पूरा एरिया शांत हुआ तब पृथ्वी दिखने लगी, यानी पृथ्वी का अस्तित्व माना जाता है पानी के बाद ही माना जाएगा ना। सबसे पहले जल आएगा, फिर जब ये जल ठंडा करेगा पृथ्वी को तब जाके पृथ्वी का अस्तित्व माना जाएगा। और जब पृथ्वी पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे उगेंगे तो उसमें विविधता पाए जाएंगे, तो इसी को जैव विविधता बोलेंगे। तो सबसे पहले जल आया, फिर पृथ्वी ठंडी होकर के, मतलब पृथ्वी एक तरीके से हरियाली उस पर आनी स्टार्ट हुई। जब हरियाली अलग अलग तरीके से हुई तो क्या हो गई, जैव विविधता हुई। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 3 महीने को आप याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो आपके टेट में भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 की बात किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है। पाठशाला को एक बाग बोला गया है, शिशु को एक पौधा बोला गया है और शिक्षक को एक माली कहा गया है। ये शब्द किसने कहा है, पहला ऑप्शन है रूसो ने ऐसा शब्द बोला है, दूसरा है जॉन डेवी ने बोला है, तीसरा है मरिया मॉन्टेसरी ने बोला है या फ्रोवेल ने बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फ्रोवेल ने ऐसा शब्द बोला है कि पाठशाला क्या होता है, एक बाग होता है, शिशु एक पौधा होता है और माली क्या है, शिक्षक जो होता है एक माली होता है। प्रश्न नंबर 8 है कि दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा है गिजुभाई बघेला और चौथा है रूसो। तो इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है। गिजुभाई की बात करते हैं तो इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा गिजुभाई कौन थे, इसलिए ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गिजुभाई बघेला, जो कि गुजरात के रहने वाले थे और इन्हें पुस्तक लिखी है, बहुत बेहतरीन लिखी है और दिवा स्वप्न के बारे में बात किया है, इन्होंने इसकी रचना भी की है। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ के जाएगा। 1 नंबर आपका टेट में देखने को मिलता है या सीटेट में कभी कभी एक एग्ज़ाम में इनका नंबर पूछा जा सकता है, सीटेट में भी पूछा गया एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। अनौपचारिक होती है, दूरस्थ शिक्षा होती है, गैर औपचारिक होती है या औपचारिक होती है। तो हमारा औपचारिक तो होती नहीं, फॉर्मल एजुकेशन हमें मिलती है कहाँ से, स्कूलों से। इनफॉर्मल में अनौपचारिक होती है, कैसे होती है, इनफॉर्मल होती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो घर पर शिक्षा मिलती है वो हमारी अनौपचारिक कहलाती है, इसको इनफॉर्मल कहते हैं। जो फॉर्मल शिक्षा होती है वो हमें स्कूलों से मिलती है। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये शब्द किसके हैं, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में जाती है तो कैसा होती है, खराब हो जाती है। ये शब्द किसने बोले हैं, प्लेटो ने बोले हैं, अरस्तु ने बोला है, रूसो ने बोला है कि या फ्रोबेल ने बोला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, रूसो ने यह शब्द बोले हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि प्रोजेक्ट पद्धति किस दार्शनिक की प्रमुख विधि मानी जाती है। पहला ऑप्शन है यथार्थवाद, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिकवाद, तीसरा है आदर्शवाद, चौथा है प्रयोजनवाद। तो किलपैट्रिक साहब को माना जाता है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, जबकि प्रयोजनवाद से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिकवाद पे, दूसरा है आदर्शवाद पे, तीसरा है यथार्थवाद पे और चौथा है सांख्य दर्शन पे। तो मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यथार्थवाद के सिद्धांत पर ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। जो मूल्य होते हैं हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है दर्शित करते हैं,
प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या उपयुक्त सभी। तो जो मूल्य होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पे, दूसरा है माध्यमिक स्तर पे, तीसरा उच्च स्तर पर, चौथा उपयुक्त सभी। तो जैसे कि आपको पता है, मदरसा होता है जो प्राथमिक स्तर पे होता है, मदरसा प्राथमिक स्तर पे आता है, और जो मकतब होता है वो माध्यमिक स्तर पे आता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 है, आदर्शवाद श्रेष्ठ योग्यता किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद की बात करते हैं। पहला है शिक्षण विधि में, दूसरा है उद्देश्य में, तीसरा है पाठ्यक्रम में, चौथा है बालक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, शिक्षण विधि में। अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के, जिसका आंसर आपको 25 शब्दों में लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा होगा। तो ध्यान रखिएगा, रूसो के बारे में पढ़ेंगे तो उनका जन्म भी आपको पता होगा, और कहाँ पे हुआ था इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। इसके बारे में आप लिख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? किस दर्शन के अंतर्गत आता है? इसका किसका आधार वाक्य है? इसके पहले आपने देखते होंगे दूरदर्शन पे ये शब्द लिख कर आते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन अब तो हटा गया, DD नेशनल वहाँ पे लिख कर आता है। प्रश्न नंबर 18 है कि वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में इसके बारे में समझाएं। बस वैश्विक तापायन बोले, ग्लोबल वार्मिंग बोले या वैश्विक तापमान बोले, तीनों बातें एक हैं। यहाँ पे क्या होता है, वैश्विक तापमान यानी कि पृथ्वी की जो ऊष्मा है बढ़ती जा रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसकी वजह से वैश्विक तापमान की समस्या हो रही है, जिससे ग्लेशियर पे जो हमारे ध्रुवों पे ग्लेशियर हैं, वो बर्फ़ है, बर्फ़ क्या है, पिघल रहे हैं। अब बर्फ़ अगर पिघले तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वैश्विक तापमान की उसकी वजह से हो रहा है, क्या इसमें मनुष्य का इंटरफेरेंस है कि नहीं है। तो एक तरीके से इसको 25 शब्दों में आपको समझाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मूल्य क्या है? किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। मूल्य के बारे में पहले तो एक अर्थ बताइए, मूल्य का अर्थ क्या होता है, उसके बाद किसी एक विद्वान का आपको परिभाषा बताना है मूल्य के बारे में। प्रश्न नंबर 20 है कि पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो आपको पता है, परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों तरफ से, आवरण मतलब घिरा हुआ है, तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। इसके बारे में बच्चा जानता है, तो इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसको आसानी से आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद, जैसे कि मेरे सामने इस समय उनकी पुस्तक पड़ी हुई है, और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, मतलब कुछ इनके बहुत से अच्छी इनके पुस्तकें छोटी छोटी मिलती रहती हैं, जो कि 10-15 रुपये में मिलती है। जैसे कर्म उनका रहस्य, शक्तिदायी विचार है, सफलता के सोपान हैं, और व्यक्तित्व का विकास है, नया भारत गढ़ो। ये सब पुस्तक हमारे सामने दिख रही है इस समय, क्योंकि मैं इस पर टेबल पर बैठा हूँ, सिर्फ टेबल पे रखा हुई है। तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके जो गुरु थे, स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और अगर लखनऊ में की बात करते हैं, तो लखनऊ में इनके द्वारा बनाया गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। लखनऊ में भी आप देखेंगे रामकृष्ण मठ है, और यहाँ पे सामने शारदा लाइब्रेरी दिखेगी। उनकी जो माता जी हैं, गुरु माता हैं, उनका नाम है शारदा जी, और उन्हीं के नाम से शारदा लाइब्रेरी, जो कि फ्री में यहाँ पे क्लासेस आप कर सकते हैं, फ्री में आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी पुस्तकों का यहाँ पे अंबार है। आप जिस भी पुस्तक को इशू करना चाहते हैं, चाहे आप बाहर के रहने वाले हो, चाहे पढ़ने वाले हो, चाहे जैसे आप इशू करा करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छी बुकें हैं, राजा राम मोहन राय से लेकर के कई पुस्तकें यहाँ पे आकर के आपको विद्यमान है दिखेंगी। आगे देखते हैं, तो उनका नाम आप जान लिए, नरेंद्र नाथ दत्त उनके बचपन का नाम था। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यूपी में बात करते हैं, तो एक किसने कब अपनाया था? 11 जुलाई 2000 में, सन 2000 में, 11 जुलाई 2000 में यूपी में जनसंख्या दिवस को एक तरीके से पूर्ण रूप से मनाया जाने लगा। वैसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का क्या अर्थ है? सार्वभौमिकीकरण का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है।
बौद्ध शिक्षा क्या थी? आपको इस्लाम शिक्षा, बौद्ध शिक्षा के बारे में पढ़ के जाना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो बौद्ध शिक्षा के बारे में बात करते हैं। किसने इसके बारे में, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? आपको पता है गौतम बुद्ध रहे हैं। न्याय दर्शन की बात करते हैं तो गौतम का नाम आता है। तो बौद्ध शिक्षा के बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। शिक्षा का जो सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा के बारे में, भाई शिक्षा चैप्टर है आपका, पुस्तक का नाम है या पेपर का नाम है, शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन तो आपको बनेंगे। तो शिक्षा के बारे में पढ़ लीजिएगा, शिक्षा का सामान्य उद्देश्य होना क्या चाहिए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताए। औपचारिक जो कि फॉर्मल एजुकेशन होता है, आपको कहाँ मिलता है? स्कूलों में मिलती है। इसकी क्या एक विशेषता हो सकती है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। शिक्षा के जो प्रभावी कारक है, कौन कौन से कारक है, उसके बारे में उसके नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 28 है, किस जन संचार के 4 साधन लिखिए। जन संचार यानी कि हम जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कौन कौन से 4 साधनों के नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 29 है, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इनके प्रकारों का नाम बताइए। प्रदूषण का मतलब क्या होता है और इसका अर्थ बताइए। कितने प्रकार के आपको प्रदूषण याद है, उनके बारे में बताइए। जैसे कि आपको पता है एयर पोल्यूशन होता है, जल प्रदूषण है, आपका पर्यावरण यानी कि जो आपका ऐसे ही पृथ्वी पे पोल्यूशन हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, कई प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो उनके प्रकारों के नाम भी लिखने हैं, लेकिन आपको सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 30 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जा रही है, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इन्होंने पूछा जा रहा है कि किस धारणा पे इनको विश्वास था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि जो अगला है लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह, यहाँ पे देखेंगे और इसको पता है, इसके करने के लिए आपको कम से कम इसका आंसर 75 शब्दों में आपको इसके उत्तर देने होंगे। प्रश्न नंबर 31 है, शिक्षा में प्राकृतिकवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पढ़ के जाइएगा। शिक्षा में प्राकृतिकवाद की भूमिका क्या है। प्रश्न नंबर 32 है, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। जो विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 33 है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आपको पता है भारत की जो जलवायु है विषम जलवायु है, तो जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। जनसंचार की बात किया जाता है, शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्राकृतिकवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। वर्णन कीजिए। जो प्राकृतिकवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। शिक्षा में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो समाज के माध्यम से बच्चा काफ़ी ज़्यादा सीखता है। तो समाज का क्या स्वरूप है, क्या प्रभावी कारक है, इसके बारे में आपको लिखना है। समाज से लेकर के कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया, जैसे कि आपका वाइगोत्स्की साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक और संस्कृति का विकास दिया है। संज्ञानात्मक विकास के बंडूरा की बात करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें कोहलर आ जाते हैं, कोहलबर्ग सोच की बात करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है समाज से संबंधित आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। कुछ वैज्ञानिकों के तथ्य भी अगर पढ़ लेंगे तो उसमें से आप आसानी से कर पाएंगे। मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 37 है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है बताइए। जल को आप संरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको माध्यम पता ही है, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, जल संरक्षण के बारे में बताया भी जाता है, कैसे वाटर को रोका जाए, कैसे हार्वेस्टिंग किया जाए उसको, तो संरक्षित किस प्रकार से किया जाए, कम से कम यूज़ हम कैसे करें, तो इन सब नियमों के बारे में बताइए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले ये बात बताना है। आजकल आप देख पा रहे होंगे गाँव में क्या है कि हर घर जल योजना की स्कीम चल रही है। तो हर घर पे आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक पाइप है के माध्यम से टोटी लगाई जा रही है। तो एक तरीके से भी जल संरक्षण का ही नियम है। अगर एक जगह लग जाएगी तो सब लोग घर में पानी आने लगेगा, जिससे काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद हो जाएंगी। नहीं तो उस तरह सब लोग क्या कर रहे हैं, समरसेबल लगवा ले रहे हैं। तो समरसेबल लगा रहे हैं तो काफ़ी पानी का ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। जब पानी का दोहन ज़्यादा करेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, तो उससे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो इसके बारे में आपको डिटेल में अच्छे तरीके से आपको आता है, अपने जो दिमाग से ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी
पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना की है। तो मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ लीजिएगा भैया, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षक की बात हो रही है, प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है, तो इसमें आपको मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में जानना जरूरी है। यूकेजी और एलकेजी के बारे में भी जानकारी रखना है। यूकेजी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होता है, और एलकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इन दोनों का फुल फॉर्म बताइएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी औपचारिक अनौपचारिक शुरुआत से ही आ रहा, तो औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में दोनों जगह आसान पढ़ के जाइएगा। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है, तो ये क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके साथ ये आपका पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।